हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी रिसेंटली अभी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया ने यूके के साथ जो है वो साइन किया है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया और यूके के रिलेशंस पास्ट में हमें पता है कैसे रहे हैं, देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरीके से हमारे रिलेशंस थे, देन इस एग्रीमेंट के चैलेंजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, मींस आंसर राइटिंग में किस तरीके से वी हैव टू राइट द आंसर। तो हम सब कुछ जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया और यूके के जो है वो प्रीवियस ईयर रिलेशंस देखते हैं कि सबसे पहले हमारे रिलेशंस कैसे थे कि जब अर्ली कॉन्टैक्ट्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी। ये सब मैंने थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये ज्योग्राफी में, सॉरी, हिस्ट्री में आप ये चीज पढ़ते हो, तो ये आप वहां से भी कर सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पे एक समरी यहाँ पे डाली हुई है सो दैट कि अगर आपको आंसर लिखना है तो आप 3-4 पॉइंट्स उठा के दे सको। जब आपको आंसर लिखना है आप प्रीवियसली देख सको व्हाट हैपेंड आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन उसके बाद किस तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो हर एक एस्पेक्ट को छोटा छोटा मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो जैसे कि पता है कि जब ब्रिटिश राज था उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। देन मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम पे जो है वो क्या हुआ था, ठीक है, देन बैटल ऑफ प्लासी एंड देन द इंडियन रेबिलियन, दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद ब्रिटिश राज हुआ, उसके बाद स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था 1947 तक। तो ये आप जस्ट आई हैव गिवन अ ब्रीफ, आप इसको रीड आउट कर लेना। और अगर कहीं मेंस में अगर आपको आंसर थोड़ा सा लिखना पड़े तो यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम हियर, दैट्स व्हाई आई हैव समराइज्ड इट फॉर यू। ओके, नाउ यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंड तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे रिलेशंस जो है वो कैसे थे। सबसे पहले हम देखते हैं 1947 टू 1960s तक जब देश आजाद हुआ। तो हमारा जो ट्रस्ट था वो ब्रिटेन पे इतना रहा नहीं था। तो हम उनसे क्या करते थे, डिसएंगेजमेंट ही रहते थे कि वी डोंट वांट टू ट्रेड विद देम, ठीक है। फ्रॉम फिर ग्रेजुअली जो था एंगेजमेंट हमने स्टार्ट करा, ठीक है, फ्रॉम सस्पिशन टू एंगेजमेंट। सबसे पहले कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ज्वाइन करी 1949 में कि हम लोग जो है मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे एज अ रिपब्लिक, ठीक है, एंड विच सिग्नल्स अ pragmatic रिलेशनशिप डिस्पाइट colonial हिस्ट्री, कि हमने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि हाँ हम लोग ज्वाइन करेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, बट एज अ रिपब्लिक हम इंडिपेंडेंटली वहां पे रहेंगे, आपके अंडर नहीं रहेंगे। फिर नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जब कोल्ड वॉर था तो उस टाइम पे भी जो है he decided to pursue an independent foreign policy, distancing it from the UK US alliances के उनसे। फिर जब स्विस क्राइसिस हुए थे 1956 में, तब इंडिया ने यूके को क्रिटिसाइज किया फॉर देयर एक्शंस। एंड देन माइग्रेशन एंड द डायस्पोरा, बहुत ज्यादा इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे बिगन माइग्रेशन टुवर्ड्स द यूके। तो यहाँ से इस्टेब्लिश हुए हमारे पीपल टू पीपल टाइज। मतलब इन समरी, slowly and gradually from suspicion to engagement, you can write these words na in the means answer writing. This will show that you have knowledge। और ये वर्ड्स थोड़े आई कैची अच्छे लगते हैं, मार्क्स जो है वो मिलने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है बिकॉज यू आर राइटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। नाउ किस तरीके से हमारा उनके साथ अलाइनमेंट शुरू हुआ, देन व्हाट हैपेंड इन द 1970s एंड 80s में, हमने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट, यहाँ पे ध्यान रखना री एंगेजमेंट, जैसे कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है, ऑब्वियसली इसकी वजह से टेंशन क्रिएट हुई थी। देन उसके बाद जब 1980s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया तो हमने जो है, यूके जो था की इन्वेस्टर था इंडियन कंपनीज में। मतलब यहाँ पे आप देखो कि टेंशन क्रिएट हुई, बट हमने इसको अपने ट्रेड में नहीं आने दिया क्योंकि जहाँ पे हमें फायदा हो रहा है तो वी हैव टू गो फॉर इट। फिर उसके बाद सिख सेपरेटिज्म, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि यूके बेस्ड सिख एक्सट्रीमिज्म, वहां पे लोग जो थे वो खालिस्तानी थोड़ा उसको ज्यादा सपोर्ट करते थे। इससे थोड़े टाइज अगेन हमारे खराब हुए। लेकिन फिर कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जैसे इंडिया के जो फेस्टिवल्स थे वो यूके में मनाने लगे तो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी वहां क्रिएट हुई। मतलब एक बैलेंस लेके चल रहा था, कुछ जगह टेंशन थी, कुछ जगह हम लोग अच्छे हमारे जो है वो टाइज रहे। देन इन 1990s जब हमारे इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो यूके जो था, यूके जो इन्वेस्टमेंट्स है उन्होंने बहुत ज्यादा की, आईटी में की, फार्मास्यूटिकल्स में की, मैन्युफैक्चरिंग में की। फिर हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 में रही कि जिसमें हमने अपनी एक फॉर्मल डील इन द डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट किया। फिर टेररिज्म और सिक्योरिटी पे भी हम लोग कोऑपरेशन करने लगे क्योंकि जब 26/11 मुंबई अटैक्स में जब हुए थे तो यूएसए और इंडिया ने जो है वो काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन किया था। फिर ऑब्वियसली डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पे रहता ही है क्योंकि इंडिया जो थे वो सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी थी यूके में।
जिन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर किया था, जैसे कि कीथ वाज जो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन एमपी रहे हैं वहां पे। अगेन यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में क्या है कि एक सस्पिशन से एंगेजमेंट, थोड़ा सा जो था रिलेशन स्ट्रेन थे, बट कुछ कुछ जगह पे एंगेजमेंट थी, धीरे धीरे पीपल टू पीपल टाइज शुरू हुए। फिर इस पर्टिकुलर एरिया में अगेन कहीं जगह प्रॉब्लम्स थी, खालिस्तानी प्रॉब्लम, पाकिस्तान को सपोर्ट करा, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स भी बने, सॉफ्ट डिप्लोमेसी गई। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इकोनॉमिक बूम आया, तो बहुत ज्यादा एनहांस हो गई कोऑपरेशन उनके साथ। और उसके बाद 2010 और प्रेजेंट में क्या रहा कि टाइज जो थे वो हमारे उनके साथ वो डीपन हो रहे थे। और आफ्टर जब ब्रेक्सिट हुआ, जब यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया, उसको भी अलग अलग वो पार्टनर्स ढूंढ रहा था फॉर कॉपरेशन। तो अच्छा, इसीलिए जो है इंडिया के साथ इनके जो रिलेशंस थे दे विल इम्प्रूव। फिर 2010 में जब डेविड कैमरून जब इंडिया में आए थे, तो उन्होंने एक स्पेशल रिलेशनशिप के लिए कहा था और ट्रेड को बूस्ट करने की बात की थी। फिर जब मोदी जी हमारे यूके गए थे, तो उन्होंने भी एक 9 बिलियन यूरो की जो है, सॉरी 9 बिलियन पाउंड की जो है वो डील वहां पे साइन की। ठीक है, एंड ही लॉन्च यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप। फिर 2021 में बोरिस जॉनसन की विजिट में एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप की बात की गई। फिर 2022 में जो ऋषि सुनक थे यूके पीएम, जो फर्स्ट ब्रिटिश पीएम थे ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये सिंबलाइज करते हैं कि हमारा कितना डायस्पोरा वहां पे है। देन हमारे इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस कैसे थे, बायलैटरल ट्रेड में हम लोग इतना जो है उतना ट्रेड कर रहे थे, सिक्स लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स था। देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात जो है वो हो रही थी, जो अब फाइनलाइज हो गया है। देन की इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स कौन कौन से थे। फिर डिफेंस और सिक्योरिटी में भी हम कॉपरेट कर रहे थे, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। देन डिफेंस डील्स में, काउंटर टेररिज्म में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस कोलैबोरेशन में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर एजुकेशन और डायस्पोरा लिंक्स में, ये सब डेटा है विच यू हैव टू रिमेम्बर। क्योंकि यूके के साथ ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत टाइम से ये डील करने का सोच रहे थे, बट फाइनली इट हैज हैपेंड। नाउ ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये डेटा आप वहां पे जो है वो डाल सकते हो, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जरूर इस पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, नाउ ये हमने देख लिया कि रिलेशनशिप किस तरीके से था। अब देखते हैं एग्रीमेंट से बेनिफिट्स क्या थे और इसकी चैलेंजेस क्या है। देखो, सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर आपको कोई भी एफटीए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम किसमें ट्रेड कर सकते हैं। गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज़ हो सकती हैं, वर्कफ़ोर्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो गए। अब ये सारी चीज़ें में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी होना चाहिए। ठीक है? गुड्स, सर्विसेज़, वर्कफ़ोर्स, इन्वेस्टमेंट, ये 4 चीज़ें तो याद रखनी ही रखनी है। और ये लेकिन कैसे होनी चाहिए? ईज़िली होनी चाहिए। ठीक है? एक्स्ट्रा आप ये भी रखो कि अगर इंडिया किसी के साथ वो कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो अपने ऑब्वियसली अपने ब्रांड्स को प्रोटेक्शन की बात करेगा। और फार्मा सेक्टर और रिन्यूएबल्स ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम इन एडवांस सॉरी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी को लोग ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप एफटीए में हमें पता होनी चाहिए, किसी भी कंट्री के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज़। फिर इसी के अराउंड मैं आपको बताऊँगी कि हाउ इट विल हेल्प। देन इंट्रोडक्शन में आप, हाँ, सॉरी, ये इंट्रोडक्शन में आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दे सकते हो, ट्रेड टाइज़ दे सकते हो कि किस तरीके से हमारे ट्रेड टाइज़ थे। देन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में दे सकते हो कि कैसे जो है कल्चरल सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमारी रही है। देन पीएम विजिट के बारे में भी जो है वो आप बता सकते हो। फिर उसके बाद हार्म्स, देखो, किसी भी चीज़ के अगर आपको किसी भी चीज़ के अगर आपको हार्म्स देने हैं ना, अगर गुड्स में कोई बेनिफिट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ कुछ हार्म भी हो रहा होगा। सेम इन द सर्विसेज़, वर्कफोर्स, इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सर्विसेज़, गुड्स में क्या होगा, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट करता है। अगर फ्री गुड्स वहाँ से यहाँ आने लगेंगे, तो इट विल इम्पैक्ट। फिर सर्विसेज़ से अनबैलेंस्ड ट्रेड जो है वो हो सकता है। वर्कफोर्स को वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब ये कुछ स्पेसिफिक इश्यू होते हैं, स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंट्री, जैसे खालिस्तान इश्यू जो है वो यूके में है, कनाडा में भी ये इश्यू जो है प्रिवेल करता है। पेटेंट रिस्ट्रिक्शंस को भी हम देख सकते हैं और डाटा लोकलाइजेशन इश्यू। डाटा लोकलाइजेशन भी हर कंट्री के साथ ये इश्यू एक रहता है। तो ये कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स इसीलिए दिए हैं सो दैट कि आप इन पॉइंट्स को एक याद रख सको कि कभी भी अगर आपको मेंस में आंसर राइट करना है, तो यू योर आंसर जो है वो इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखोगे, तो इसी इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड आपका आंसर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे ऊपर थोड़ी देर में। अब उस आंसर को हम इसके साथ कैसे लिंक करेंगे, देखो, अगर मैं गुड्स की बात करूं, सबसे पहले चीपर इंडियन गुड्स इन द यूके, जो हमारे गुड्स जो हैं वो थोड़े चीप हो जाएंगे, क्योंकि उन पे टैरिफ जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा उनका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा एंड दे विल बी एक्सेसिबल टू द यूके सिटीजन्स। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी
जो प्रोडक्शन है, हमारा जो सेक्टर है वो थोड़ा बूस्ट अप करेगा, ठीक है? जैसे टेक्सटाइल एंड अपैरल हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सब। देन हैंडीक्राफ्ट्स एंड ज्वेलरी की बात करें, इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा कि इससे मोर डिमांड होगा इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए और मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी फार्मर, वीवर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। ये हो गया इसका पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होगा, देखो, इंडियन फार्मर्स और डेयरी सेक्टर को, ठीक है, कुछ सेक्टर्स को ये बेनिफिट कर रहा है और कुछ को ये हार्म कर रहा है। जैसे कि यूके के भी तो चीफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है वो थोड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। फिर इंडियन फार्मर्स दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द लो प्राइसेस, ठीक है, अगेन इम्पैक्ट करेगा। पिछले भी पहले भी क्या हुआ था कि जब हमने एशियान के साथ एफटीए साइन किया था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो पाम ऑयल है उसका इंपोर्ट काफी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो हर्ट हुई थी। एंड उससे क्या हुआ था कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, और हमारी जो 60% ऑफ द इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर हम इंपोर्ट्स को सस्ता कर दें, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स को, तो ऑब्वियसली जो हमारे फार्मर्स है, एग्रीकल्चर या डेयरी सेक्टर है, वो इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे ही आपने आंसर लिखना है। अगर आप एक पॉइंट में कुछ अच्छा बता रहे हो, अगर आपको उसको चैलेंज या उसको क्रिटिक करना है, तो आप उसका नेगेटिव भी बता सकते हो उसी के नेक्स्ट हेडिंग में, ठीक है? अब देखो, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोफेशनल्स को, वर्कफोर्स, कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स होंगे, जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जैसे कभी कोई अगर किसी को बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत ज्यादा वीजा फॉर्मेलिटीज रहती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो इंसान सोचता है यार, इतना जो डॉक्यूमेंट्स है इकट्ठे करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे कोई काम कर लूँ या कुछ और कर लेता। तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उनको भी ईज आउट किया गया है, ताकि जो वर्क प्रोफेशनल्स है, जो काम करने जा रहे हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनको वीजा जो है वो इजीली मिल सके, ठीक है? जैसे आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में ये जो इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, इनके लिए बात की गई है। नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं, इनको भी फास्टर अप्रूवल मिलेगा, स्टूडेंट्स को मिलेगा, ग्रेजुएट्स को मिलेगा, जिससे क्या होगा, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है, फॉर द स्किल्ड इंडियंस इन द यूके। अब इसका हार्म यहाँ पे क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम है कि अनबैलेंस्ड सर्विसेज ट्रेड हो रहा है, कि मतलब लिमिटेड वीजा एक्सेस है। वाई? क्योंकि देखो, अगर एक कंट्री में, अगर यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर सपोज वो अलाउ कर रहे हैं, वो डील साइन कर रहे हैं कि हाँ, हम जो है वर्क प्रोफेशनल्स को इजी वीजा जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, डील हो गई। बट अपोजिशन यहाँ पे रोल प्ले करेगा, वो बोलेगा कि आप लोग कैसे दूसरों की कंट्री के नेशनल्स को हमारे यहाँ पे आके जो है जॉब्स करने दे रहे हो, क्योंकि अगर खुद की कंट्री के लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो चीज गलत हो जाती है ना, कि आप दूसरों की कंट्री को अलाउ कर रहे हो यहाँ पे। तो अपोजिशन रिएक्ट करता है, ये पॉलिटिक्स थोड़ी रहती है। तो इसीलिए जो है, यहाँ पे जो वीजा एक्सेस है वो थोड़ा लिमिट कर जाता है, कि और एंड हेंस यूके जो है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है ड्यू टू एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से। देन बेबी इंडिया जो है वो ज्यादा अपनी सर्विसेज के लिए मार्केट को एक्सेस कर रहा है, बट रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है? अगेन जो है, यहाँ पे भी देयर इज नो रियल विन फॉर द इंडिया इन द सर्विसेज, डिस्पाइट हमने इतना ज्यादा कंसेशन जो है वो उनको गुड्स में दे रखा है। देन उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, तो देयर वाज अ डिक्लाइन इन द लोकल मैन्युफैक्चरिंग। सॉरी, इसको पॉजिटिव में देख लेते हैं इसको पहले, कि ओके, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, मोर इन्वेस्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड द स्टार्टअप्स, यूके कंपनी जो है इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मोर जॉब्स क्रिएट होंगी, बेटर टेक्नोलॉजी होगी, और इंडिया में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज की बूस्ट फॉर द इंडियन सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर जो है वो ग्रोथ उसकी ज्यादा ग्रोथ रहेगी। टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, लीगल और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आईटी एंड आउटसोर्सिंग, की जो यूके की जो कंपनीज हैं, वो अपना काम जो है, जो डिजिटल रहता है, जो भी, वो इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स कर सकती हैं, ठीक है? देन वी हैव द चीपर एंड द बेटर यूके के प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे लग्जरी कार्स की बात की गई, विस्की एंड वाइन, हाई टेक्नोलॉजी गुड्स। तो इंडिया जो है, दे विल गेट बेटर चॉइसेस, बट इट विल इम्पैक्ट द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? तो इंडिया में जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। फिर प्रोटेक्शन फॉर द इंडियन ब्रांड्स की बात की गई है, जो भी जीआई टैग्स है उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड यूके ने बोला कि कोई भी हम फेक कॉपीज को अलाउ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि इंडियन फार्मर्स और आर्टिसंस को जो है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी। हाँ, अगेन ईजियर बिजनेस रूल की बात की गई है, कि कस्टम क्लियरेंस जो है वो इजी, थोड़ा उसको ईज कर देंगे, रेगुलेशंस को थोड़ा कम करेंगे, जिससे स्मूदर ट्रेड होगा, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी कम से कम कॉस्ट रहेगी। एंड हेंस द पॉसिबल विन फॉर द इंडिया की फार्मेसी, की जो फास्टर यूके अप्रूवल्स फॉर द जेनरिक मेडिसिन मेड इन इंडिया, जिससे मोर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो यूके के मार्केट के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो एफटीए से हमें होंगे। नाउ हमने डिस्कस किया था कुछ हार्म्स को। एक और हार्म यहाँ देख सकते हैं, कि हायर मेडिसिन प्राइसेस ड्यू टू द स्ट्रिक्ट पेटेंट रूल्स। देखो, जो पेटेंट रूल्स जो है ना, दे आर स्टिल वेरी स्ट्रिक्ट अभी यूके के साइड से।
इससे क्या होगा कि जो मेडिसिन का प्राइस जो रहेगा वो थोड़ा अभी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वज़ह से जो है इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो इम्पैक्ट कर सकता है कि जैसे यूके को चाहिए कि जो स्ट्रॉन्गर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है? जिससे क्या होगा कि जेनेरिक प्रोडक्शन जो ड्रग की प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले हो जाएगी और जिससे प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ जाएँगे, ठीक है? इसका इम्पैक्ट ये है कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो सस्ती दवाई है मतलब लेट मी टेल यू इन ब्रीफ कि है क्या। सपोज कोई भी एक मेडिसिन है जो यूके का ब्रांड जो है वो बनाता है और उसका जो फायदा है बेनिफिट है वो इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को होगा, लेकिन यूके की कंपनी के पास क्या है, पेटेंट राइट्स हैं कि वो दवाई सिर्फ यूके में ही बन सकती है, वो दवाई इंडिया में नहीं बन सकती विदाउट गेटिंग द प्रॉपर परमिशन। और परमिशन देने में जो है वो डिलेज है जिसकी वजह से वो दवाई जो है वो महंगी ही रहेगी। अगर वो इंडिया की किसी कंपनी को परमिशन मिल जाए कि हाँ, आप लोग जो है इसको बना सकते हो, हम आपको इसका पूरा बता देंगे कि ये कैसे बनेगी, तो इंडिया में बनेगी तो इंडिया में थोड़ी सस्ती हो जाएगी दवाई, ठीक है? इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अभी कुछ लोग बहुत गरीब रहते हैं तो मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो है प्राइस रिड्यूस करवाने की बात की गई है, व्हिच इज़ लिटिल बिट अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है? तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है कि डेटा कोलोनियलिज्म एंड द डिजिटल ट्रेड रिस्क। इसमें क्या है कि डेटा लोकलाइजेशन की बात करता है इंडिया कि हमारा डेटा जो है वो इंडिया में ही स्टोर होगा। बट यूके ने जो है वो इस चीज़ पे बोला है कि डेटा जो है इट शुड बी फ्रीली मूवेबल, डेटा जो है वो वन कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो थोड़ी वीक हो जाएगी। इसीलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। देन ई-कॉमर्स जॉइंट जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे भी यूके ने बोला है कि फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ठीक है? इससे क्या होगा कि इंडियन के सेलर जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। इसको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अमेज़न पे आप कोई प्रोडक्ट देखते हो तो उसके ना 4-5 सेलर रहते हैं कि आपको कौन से सेलर से लेना है। तो अगर वहाँ पे कोई यूके का सेलर है तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि हमें कम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और सस्ते से सस्ता हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो बिकना चाहिए। तो इस पे भी जो है वो बात उठी है कि इससे तो क्या होगा कि जो इंडियन सेलर्स हैं वो इम्पैक्ट हो जाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद है अनबैलेंस्ड सर्विसेज ट्रेड, ये आपको बता दिया। देन खालिस्तान एंड द एक्सट्राडिशन का जो इश्यू है कि जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप जो हैं, वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और एक्सट्राडिशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है। जैसे कि जो नीरव मोदी और जो विजय माल्या है, वो भी वहाँ पे रह गए हैं। अगर वो कंट्री चाहे तो दे कैन इज़िली ट्रांसफर दोज़ क्रिमिनल्स टू द इंडिया, बट ये भी एक एक्सट्राडिशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो है। इवन जो पहले एफटीए में जो है पहले बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक टेंशन्स रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, ये एफटीए जो हमने साइन करा है उसमें है, ठीक है? पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स में ही नेगेटिव्स भी ढूँढ लेने हैं, ठीक है? ऐसे क्या होगा आंसर लिखने में थोड़ा आसान रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्रिस्प दिया है कि यू कैन रिमेंबर दीज़ पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है यूके के साथ है, आप किसी भी कंट्री का ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए के ले लो, वहाँ पे भी तो गुड्स बेचते हैं, वहाँ पे भी तो सर्विसेज़ की हम सप्लाई करते हैं, वर्कफ़ोर्स तो वहाँ भी जाता है। इन्वेस्टमेंट भी जो है कंट्रीज़ कर रही हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी उसमें होना चाहिए। और फार्मा और रिन्यूएबल्स तो हमें पता है कि इनकी डिमांड तो है ही है। ठीक है? इंडिया भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है। फिर इंडियन ब्रांड्स को जो है उनको प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो एक ये फ्रेमवर्क मैंने बना के दिया, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी एफटीए होगा तो आप इस पे एक क्वेश्चन जो है आसान से इज़िली यू कैन राइट। फिर इंट्रोडक्शन में आप ये एस्पेक्ट्स डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप हार्म्स भी दे सकते हो कि गुड्स में हार्म क्या होगा, सर्विसेज में होगा, वर्कफोर्स में क्या रहेगा और कंट्री स्पेसिफिक आप इश्यूज जो है वो देख सकते हो, ठीक है? तो दीज़ आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे पहले ये एग्रीमेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक सिंबलिज्म है कि पहला हमने एक एफटीए साइन किया है, वो भी एक मेजर वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ। ठीक है? जो एक टेम्पलेट और ये क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट साइन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर डील्स, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में किसी के साथ डील करेंगे, तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है? फिर एक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन आएगी कि हमने जो है नए मार्केट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करे हैं इंडियन सर्विसेज और प्रोफेशनल्स के लिए। एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि जो हमने अपने टाइज़ को स्ट्रेंथन किया है इवन बियॉन्ड वी हैव अ कॉलोनियल हिस्ट्री। तो ये चीज़ें जो हैं दिस शोज़ कि ये एग्रीमेंट कितना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, कितनी एक प्राउड है कि इंडिया ने एक ऐसी कंट्री के साथ एक एफटीए साइन करा है जो एक टाइम पे कंट्री को रूल कर रही थी, ठीक है? नाउ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि व्हाई एफटीएस लाइक दिस आर इंपॉर्टेंट, दिस ग्लोबली इट शोज कि डिक्लाइनिंग मल्टीलेटरलिज्म, हम मल्टीलेटरलिज्म से जो है वो बायलेटरलिज्म पे जा रहे हैं, ठीक है? कंट्रीज नाउ प्रेफर वन ऑन वन डील, छोड़ो यार बाकियों को, अपने से डील करो, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अब तुम्हें बताती हूँ। तो हम अपने पे बात करते हैं ना, मल्टीलेटरलिज्म को छोड़ो।
फिर चाइना फैक्टर है कि वेस्टर्न नेशन सीक्स ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना डोमिनेटेड सप्लाई चेन्स, देन इट हेल्प्स द इंडिया टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा अग्रीमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें जो है एक मैं न्यूज आज पढ़ रही थी, उसको मैं जो मैं वीकली न्यूज डालती हूँ उसमें उसको कवर कर दूंगी कि एमएसएमईज के लिए जो है ये किस तरीके से जो है ये फायदे में रहा है। तो ये आई विल डिस्कस इट इन द वीकली न्यूज में, न्यूज वाले टॉपिक में थोड़ा सा ही है वो, मैं वहां पे आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, इनका आंसर लिखना। ठीक है। And I hope the topic is clear. You have any doubt, you can ask it in the comment section. Mein. And thank you and have a nice day.